मैं डॉक्टर देवेंद्र कुमार मिश्र, सहायक प्रोफेसर, जीएलएस कॉलेज, मझवलिया, वेस्ट चंपारण, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री। बच्चे, आज हम आप लोगों को द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में कल के व्याख्यान में आप लोगों को बताया था और उसी विषय में आगे पर चर्चा करते हुए आप लोगों से कुछ विषयों पर आप लोगों से बात कर रहा हूँ। द्वितीय विश्व युद्ध किन परिस्थितियों में हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध को टाला जा सकता था कि नहीं टाला जा सकता था? द्वितीय विश्व युद्ध की नींव तो प्रथम विश्व युद्ध के समाप्ति के साथ ही प्रारंभ हो गया था, क्योंकि राष्ट्र संघ की जो स्थापना की गई थी उससे कोई अधिक सफलता नहीं मिली। सभी लोग अपने सैन्य बल को बढ़ाने में लग गए, अपने क्षेत्र को विस्तार करने में लग गए और कोई किसी की बात मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध एक वैश्विक सैन्य संघर्ष था जिसमें सभी महान शक्तियां समेत दुनिया के अधिकांश देश शामिल थे, जो दो परस्पर विरोधी सैन्य गठबंधनों से संगठित थे। मित्र राष्ट्र एवं धुरी राष्ट्र इस युद्ध में 10 करोड़ से ज्यादा सैन्य कर्मी शामिल थे। इस वजह से ये इतिहास का सबसे व्यापक युद्ध माना जाता है। पूर्ण युद्ध की अवस्था में प्रमुख सहयोगियों के नागरिक और सैन्य संसाधनों के बीच के अंतर को मिटाकर युद्ध प्रयास की सेवा में अपनी पूरी औद्योगिक, आर्थिक और वैज्ञानिक क्षमताओं को झोंक दिया था। आधुनिक से आधुनिक हथियारों से इसमें लड़ाई हुई। इसमें परमाणु बम भी का उपयोग किया गया। इसमें 7 करोड़ से अधिक लोग मारे गए थे। कितने? 7 करोड़ से अधिक लोग द्वितीय विश्व युद्ध में मारे गए थे, जिनमें से अधिकांश साधारण नागरिक थे। इसलिए इसको मानव इतिहास का सबसे खूनी संघर्ष माना जाता है। युद्ध की शुरुआत को आमतौर पर 1 सितंबर 1939 माना जाता है। जर्मनी के पोलैंड के ऊपर आक्रमण करने और परिणाम स्वरूप ब्रिटिश साम्राज्य और राष्ट्रमंडल के अधिकांश देशों और फ्रांस द्वारा जर्मनी पर युद्ध की घोषणा के साथ कई देश इस तारीख से पहले ही युद्धरत थे। अन्य घटनाओं के परिणाम स्वरूप और जो शुरुआत में शामिल नहीं थे, वे लोग भी बाद में युद्ध में शामिल हो गए। युद्ध की कुछ मुख्य घटनाएं: मार्को पोलो पुल हादसा राष्ट्रवादी चीन और जापान के बीच लड़ा गया। ऑपरेशन बारबोसा की शुरुआत और पर्ल हार्बर और ब्रिटिश और डच कॉलोनियों पर दक्षिण पूर्व एशिया में हमला हो। 1945 के मित्र राष्ट्रों की विजय के साथ युद्ध समाप्त हो गया। सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका युद्ध के बाद दुनिया की महाशक्तियों के रूप में उभरे। कौन? अमेरिका और रूस। आज भी दो जो महाशक्तियां हैं वो विशेषकर अमेरिका और सोवियत रूस ही हैं। आज तो चाइना भी एक तरफ खड़ा है। भारत और चाइना के युद्ध की संभावनाएं इस साल काफी प्रबल हो गई थी। किसी तरह से इस युद्ध को टाला गया। जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति थे अमेरिका के, उस समय उत्तर कोरिया से और अमेरिका के बीच युद्ध होने की स्थिति उत्पन्न हो गई थी और वह युद्ध प्रारंभ होता तो ये तृतीय विश्व युद्ध की तरफ निश्चित रूप से जाता। 1945 में मित्र राष्ट्रों की विजय के साथ युद्ध समाप्त भी हो गया। सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका युद्ध की दुनिया में जो महाशक्तियों के रूप में उभरे, जिससे शीत युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार हुई, जो कि अगले 45 वर्षों तक चली। संयुक्त राष्ट्र एक और ऐसे संघर्ष को रोकने की आशा से बनाया गया था कि आत्म निर्धारण की स्वीकृति से एशिया और अफ्रीका में गैर उपनिवेशवाद आंदोलन को गति प्रदान की, जबकि पश्चिमी यूरोप स्वयं एकीकरण की ओर बढ़ना शुरू हो गया। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात पराजित जर्मनी ने वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर किए। क्या किए? जब युद्ध में पराजित होने के बाद जर्मनी क्या किया? वर्साई की संधि पर अपना हस्ताक्षर किया। इसकी वजह से जर्मनी को अपनी भूमि के एक बड़े हिस्से के साथ हाथ धोना पड़ा था। दूसरे राज्यों पर कब्जा करने की पाबंदी लगा दी गई। किस पर? जर्मनी पर। सेना का आकार सीमित कर दिया गया और भारी क्षतिपूर्ति थोप दी गई। रूस के गृह युद्ध ने सोवियत संघ का निर्माण किया। क्या किया? रूस का जो गृह युद्ध हुआ उसके बाद सोवियत संघ के निर्माण किया, जो कि जल्द ही जोसेफ स्टालिन के नियंत्रण में आ गया। इटली में बेनिटो मुसोलिनी ने एक फासिस्ट तानाशाह के रूप में सत्ता पर कब्जा किया। नया रोमन साम्राज्य बनाने का वादा करते हुए
1920 के दशक के मध्य में चीन के कुओमिंटांग दल ने स्थानीय सरदारों के खिलाफ एक एकीकरण अभियान शुरू किया और कुछ हद तक चीन को एकीकृत भी कर दिया, लेकिन जल्द ही अपने पूर्व चीनी कम्युनिस्ट सहयोगी के साथ ये गृह युद्ध में उलझ गई। 1931 में तेजी से बढ़ रहे सैन्यवादी जापान साम्राज्य, जिसकी चीन पर प्रभाव डालने की लंबे समय से मंशा थी, एशिया पर शासन करने के अधिकार के लिए अपने पहले कदम के रूप में मुकदेन हादसे को मंचूरिया पर आक्रमण के औचित्य के रूप में प्रयोग किया। दोनों देशों ने 1933 में हुई टांगू संधि तक कई छोटे संघर्ष शंघाई, रेहे और हिबेई में लड़े। इसके बाद चीनी स्वयंसेवक बलों ने मंचूरिया और चाहार और सुइयान में जापानी आक्रमण के प्रति अपना प्रतिरोध जारी रखा। एडॉल्फ हिटलर 1923 में जर्मन सरकार को गिराने में असफल प्रयास के बाद 1933 में जर्मनी के नेता बना। उसने लोकतंत्र को समाप्त कर दिया और दुनिया के लिए एक कट्टरपंथी जातिवादी प्रेरित नजरिए के संशोधन को बढ़ावा देना शुरू किया। इससे फ्रांस और ब्रिटेन चिंतित हो गए, क्योंकि पिछले युद्ध में बहुत कुछ हार चुके थे। साथ ही इटली भी, जिसमें अपने क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाओं को जर्मनी के द्वारा खतरा महसूस होने लगा, अपने संगठन को सुरक्षित करने के लिए फ्रांस ने इटली को इथोपिया, जिस पर वे विजय पाना चाहता था, में खुली छूट दे दी। 1935 के शुरू में यह स्थिति बहुत ही बिगड़ गई, जब सारलैंड कानूनी रूप से जर्मनी के साथ फिर से मिल गया और हिटलर ने वर्साय संधि को अस्वीकार कर दिया। क्या कर दिया? हिटलर ने वर्साय संधि को मानने से इनकार कर दिया। हथियारबंदी भी तेजी से बढ़ने लगी और सेना में जबरी भर्ती की शुरुआत कर दी। जर्मनी को रोकने की मंशा से ब्रिटेन, फ्रांस और इटली ने ईस्टिया मोर्चा बनाया। पूर्वी यूरोप के विशाल क्षेत्रों को हथियाने के जर्मनी के लक्ष्य के कारण सोवियत संघ चिंतित था, इसलिए उसने फ्रांस के साथ पारस्परिक सहायता की एक संधि की। हालांकि इस फ्रैंको सोवियत संधि की प्रभाव लेने से पहले लीग ऑफ नेशन की नौकरशाही के माध्यम से जानना अनिवार्य था, इसलिए ये बिना किसी प्रभाव के होकर रह गई। जून 1935 में यूनाइटेड किंगडम ने जर्मनी के साथ एक स्वतंत्र नौसेना करार किया और पूर्व के प्रतिबंधों में ढील दी। यूरोप और एशिया की घटनाओं के कारण चिंतित संयुक्त राज्य अमेरिका ने अगस्त में तटस्थता अधिनियम पारित किया। अक्टूबर में इटली ने इथोपिया पर आक्रमण किया। जर्मनी अकेला ऐसा प्रमुख यूरोपीय देश था जिसने इस आक्रमण में उसका समर्थन दिया। इटली ने जर्मनी के ऑस्ट्रिया को एक अनुशर राज्य बनाने के उद्देश्य से आपत्तियों को हटा लिया। वर्साय तथा लोकार्नो संधियों के सीधे उल्लंघन में हिटलर ने मार्च 1936 में राइनलैंड और पुनः हथियार बंद कर दिया। उसे अन्य यूरोपीय शक्तियों के नाम मात्र ही प्रतिसाद प्राप्त हुआ। जब जुलाई में स्पेनी गृह युद्ध प्रारंभ हुआ, हिटलर और मुसोलिनी ने गृह युद्ध में सोवियत समर्थक स्पेन के गणराज्य के खिलाफ फास्टिस्ट जर्नलिज्मो फ्रांसिस फ्रेंको के राष्ट्रवादी ताकतों का समर्थन किया। दोनों पक्षों ने नए हथियारों और युद्धों के तरीकों का परीक्षण करने के लिए संघर्ष का इस्तेमाल किया और 1939 के शुरुआत में ही राष्ट्रवादी विजयी साबित हो गए। बढ़ते तनाव के साथ शक्ति और संगठित और सुदृढ़ करने के प्रयास होने लगे। अक्टूबर में जर्मनी और इटली में रोम बर्लिन धुरी बनाई और एक महीने के बाद जर्मनी और जापान दोनों ने एक विश्वास के साथ साम्यवाद और विशेष रूप से सोवियत संघ से खतरा है कोमिंतवर्ग विरोधी संधि पर हस्ताक्षर किए, जिससे इटली आने वाले साल में शामिल हो गया। चीन में कुओमिंतांग और साम्यवादी शक्तियां जापान का विरोध करने के लिए एक संयुक्त मोर्चा पेश करने के इरादे से युद्ध विराम पर सहमत हो गई। अब आगे जो देखते हैं, युद्ध की शुरुआत में आमतौर पर 1 सितंबर 1939 को जर्मनी के पोलैंड पर आक्रमण के साथ माना जाता है। युद्ध की शुरुआत के लिए अन्य तारीखों में शामिल है 13 सितंबर 1931 में मंचूरिया पर जापानी आक्रमण, द्वितीय चीन जापान युद्ध की 7 जुलाई 1937 की शुरुआत, या अन्य कई घटनाओं में से एक ऐसे स्रोत एपीजे टेलर द्वारा ही पालन करते हैं
जिसका मानना है कि पूर्व एशिया में उसी समय चीन जापान युद्ध जारी था और यूरोप और उसके निवेशों में द्वितीय यूरोपीय युद्ध चल रहा था, लेकिन वे 1941 में विलय से पहले विश्व युद्ध का रूप नहीं ले पाए। इस बिंदु से युद्ध 1945 तक जारी रहा। यह अनुच्छेद प्रारंभिक तिथियों की इस्तेमाल करता है। युद्ध के अंत में कई तिथियां हैं। कुछ सूत्रों का कहना है कि 14 अगस्त 1945 को युद्ध विराम से इसका अंत हुआ, जबकि जापान के औपचारिक आत्मसमरण के बजाय 2 सितंबर 1945 कुछ यूरोपीय इतिहासों में यह बीई दिवस 8 मई 1945 बताया गया कि समाप्त हुआ। जापान के साथ संधि 1951 तक हस्ताक्षर नहीं हुए थे। युद्ध की जो दिशा थी, चीन की युद्ध की जो दिशा 1937 में मध्य में मार्को पोलो पुलह हादसे के बाद जापान ने चीन पर संपूर्ण आक्रमण प्रारंभ कर दिया। सोवियत संघ ने तुरंत ही चीन का समर्थन कर दिया। इसी के साथ चीन का जर्मनी के साथ सहयोग प्रभावी ढंग से समाप्त हो गया। शंघाई से शुरू करते हुए जापानियों ने चीनी सेना को पीछे धकेल दिया और दिसंबर में राजधानी नैनजिंग पर अधिकार जमा लिया। जून 1938 में चीनी सेनाओं ने पीली नदी में बाढ़ लाकर जापानियों के कदमों को रोक दिया। यद्यपि इससे वुहान शहर में सुरक्षा की तैयारी करने के लिए समय मिल गया, लेकिन फिर भी अक्टूबर तक शहर उनके हाथ से निकल गया। इस समय दौरान जापानी और सोवियत सेनाओं ने एक मामूली झड़प खासन झील पर जारी रही। मई 1939 में एक से अधिक गंभीर सीमा युद्ध शुरू हो गया, जिसका अंत 15 सितंबर को एक संघर्ष विराम समझौते पर हस्ताक्षर और यथास्थिति बहाली के साथ हुआ। यूरोप में युद्ध की शुरुआत लगभग जर्मनी और इटली अधिक निर्भीक होते जा रहे थे। मार्च 1938 में जर्मनी ने ऑस्ट्रिया पर कब्जा कर लिया। एक बार पुनः अन्य यूरोपीय शक्तियों द्वारा नाम मात्र की ही प्रतिक्रिया हुई। प्रोत्साहित होकर हिटलर ने सुडेनलैंड, चेकोस्लोवाकिया, एक हिस्सा जहां पर मुख्य रूप से जातिगत जर्मन आबादी रहती थी, पर जर्मन अधिकार के लिए दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया। फ्रांस और ब्रिटेन ने उसको ये भूमि चेकोस्लोवाकिया सरकार की इच्छा के विरुद्ध इस शर्त पर लेने दी कि आगे इसकी कोई मांग नहीं होगी। हालांकि उसके बाद जल्दी ही जर्मनी और इटली ने चेकोस्लोवाकिया को बाध्य कर दिया कि वे हंगरी और पोलैंड को आंतरिक भूमि दे दे। मार्च 1939 में जर्मनी ने चेकोस्लोवाकिया के पिछले हिस्से पर आक्रमण कर दिया और उसे जर्मन संरक्षित बोहेमिया और मोरविया और जर्मन समर्थक स्लोवाक गणराज्य में विभाजित भी कर दिया। भयभीत होकर और हिटलर द्वारा की गई दांजिंग पर आगे की मांगों के कारण फ्रांस और ब्रिटेन ने पोलिस की आज़ादी के लिए समर्थन देने का आश्वासन दे दिया। जब अप्रैल 1939 में इटली के अल्बेनिया पर विजय प्राप्त की, यही आश्वासन रोमानिया और ग्रीस को भी प्रदान कर दिया गया। फ्रैंको ब्रिटिश द्वारा पोलैंड को दी गई प्रतिज्ञाओं को फौरन बाद जर्मनी और इटली ने इस बात की संधि के साथ अपने गठजोड़ को औपचारिकता बनाया। अगस्त 1939 में जर्मनी और सोवियत संघ ने गैर आक्रमणता संधि पर हस्ताक्षर किए। कब? 1939 में जर्मनी और सोवियत संघ गैर आक्रमणता संधि पर अपने अपने हस्ताक्षर किए। इस संधि में एक गुप्त प्रोटोकॉल शामिल था, जिसके अनुसार पोलैंड और पूर्वी यूरोप को अलग अलग प्रभाव वाले क्षेत्रों में विभाजित करने की योजना शामिल थी। अब 1 सितंबर 1939 को एडॉल्फ हिटलर ने पोलैंड पर आक्रमण किया और द्वितीय विश्व शुरू हो गया। फ्रांस, ब्रिटेन और राष्ट्रमंडल के देशों में जर्मनी पर युद्ध घोषित कर दिया, लेकिन पोलैंड को कोई सैन्य सहायता प्रदान नहीं। सारलैंड पर एक छोटे फ्रांसीसी हमले के सिवाय सितंबर 1939 को जापान के साथ एक युद्ध विराम पर हस्ताक्षर करने के बाद सोवियत संघ ने पोलैंड पर अपने आक्रमण शुरुआत की। अक्टूबर की शुरुआत तक अभियान की समाप्ति पोलैंड के जर्मनी, सोवियत संघ, लिथुआनिया और स्लोवाकिया के बीच विभाजन के साथ हुई। हालांकि आधिकारिक तौर पर पोलैंड ने कभी भी आत्मसमर्पण नहीं किया। पोलैंड में लड़ाई के दौरान जापान के चांगा एक रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण चीनी शहर के खिलाफ अपना पहला हमला किया, लेकिन अक्टूबर तक उसके पीछे धकेल दिया गया। पश्चिम यूरोप में ब्रिटेन सैनिक के महाद्वीप के तैनात किया गया। जर्मनी और मित्र राष्ट्रों दोनों ने किसी भी एक दूसरे के सीधे प्रहार नहीं किए। सोवियत संघ और जर्मनी ने फरवरी 1940 में एक व्यापार संधि में प्रवेश किया। इसके अनुसार सोवियत और जर्मनी के सैन्य और औद्योगिक उपकरण प्राप्त किए। इसके बदले में उसे ब्रिटिश नाकाबंदी को नाकाम करने के लिए जर्मनी को कच्चे माल की आपूर्ति करनी पड़ी। इस समझौते के अंदर उसको कच्चे माल का सप्लाई उसे करना पड़ा।
अब आगे चलकर अप्रैल में जर्मनी ने स्वीडन के लॉ एसक के शिपमेंट जिसे मित्र राष्ट्र नष्ट करने की कोशिश करते को सुरक्षित करने के लिए डेनमार्क और नॉर्वे पर आक्रमण किया। डेनमार्क ने तुरंत ही आत्मसमर्पण कर दिया और मित्र राष्ट्रों के समर्थन के बावजूद नॉर्वे भी 2 महीने के भीतर ही धराशायी हो गया। ब्रिटेन की नॉर्वेजियन अभियान के प्रति असंतोष ब्रिस्टन चर्चिल के द्वारा 10 मई 1940 को किए गए प्रधानमंत्री नेविल चेम्बरलिन के प्रतिस्थापना का कारण बना। अब आगे ऐसा हुआ कि बहुत से बातें बढ़ती गई। फ्रांस की पराजय के बाद जर्मनी ने एक आक्रमण के लिए तैयारी करने के लिए ब्रिटेन पर हवाई श्रेष्ठता अभियान शुरू कर दिया। अभियान विफल रहा और सितंबर में आक्रमण योजनाओं को रद्द कर दिया गया। 9 अधिकृत फ्रांसीसी बंदरगाहों का उपयोग करते हुए जर्मन नौसेना ने रॉयल नौसेना के विरुद्ध सफलता पाई। अब आगे इस पूरी अवधि के दौरान तटस्थ संयुक्त राष्ट्र ने चीन और पश्चिम मित्र राष्ट्रों की सहायता के लिए उपाय किए। नवंबर 1939 में अमेरिका का तटस्थता अभियान मित्र राष्ट्र का नगद और मुद्रिक खरीद कर अनुमति के लिए संशोधित कर दिया गया। 1940 में पेरिस में जर्मन कब्जे के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका की नौसेना के आकार में उल्लेखनीय वृद्धि की गई और हिंद चीन पर जापान के आक्रमण के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका ने जापान के विरुद्ध लोहा, इस्पात और यांत्रिक भागों को घाटबंदी कर दी। सितंबर में अमेरिका ने ब्रिटिश ठिकानों के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के विध्वंसों के व्यापार के और आगे बढ़ाने के लिए सहमति दी। फिर भी अमेरिकी जनता का एक बड़ा बहुमत 1941 तक में संघर्ष में किसी भी अप्रत्यक्ष सैन्य हस्तक्षेप का विरोध करता रहा था। सितंबर के अंत में जापान, इटली और जर्मनी के बीच त्रिपक्षीय संधि में ध्रुवीय शक्ति को औपचारिकता प्रदान की गई। संधि के अनुसार कोई देश सोवियत संघ के अलावा जो युद्ध में नहीं है, अगर उसने ध्रुवीय शक्ति पर आक्रमण किया तो उसकी 3 के खिलाफ युद्ध में जाने के लिए मजबूर किया जाएगा। सोवियत संघ ने त्रिपक्षीय संधि में शामिल होने की रुचि दिखाई। इसे नवंबर में जर्मनी को एक संशोधित मसौदा भेजा जिसमें एक बहुत जर्मन अनुकूल आर्थिक सौदा प्रस्तावित किया गया। हालांकि जर्मनी पहले वाले मसौदे के लिए तो चुप रहा, पर उसके बाद वाले सौदे को स्वीकार कर लिया। संधि के बावजूद अमेरिका, चीन और ब्रिटेन का समर्थन करता रहा। इसके लिए उसने उधार और किराए पर देने की नीति को प्रस्तावित किया और एक सुरक्षा क्षेत्र की स्थापना की जिसका विस्तार लगभग आधे अटलांटिका महासागर में था और जहां अमेरिका नौसेना ब्रिटिश दलों की सुरक्षा प्रदान करती थी। परिणाम स्वरूप अक्टूबर 1941 और उत्तरी अटलांटिका में जर्मनी और अमेरिका में निरंतर एक भले ही अघोषित नौसैनिक संघर्ष में उलझे रहे। हालांकि आधिकारिक तौर पर अमेरिका तटस्थ ही बना रहा। ध्रुवीय राष्ट्रों ने नवंबर 1940 में अपना विस्तार किया। जब हंगरी, स्लोवाकिया और रोमानिया त्रिपक्षीय संधि में शामिल हो गए, इन देशों के सोवियत संघ के ऊपर बाद में आक्रमण में भाग लिया और जिनमें रोमानिया का सबसे बड़ा योगदान था। सोवियत संघ ने अपनी अधिकृत भूमि को छुड़ाने के लिए और अपने नेता आयन एक्तान ने यू के साम्यवाद के प्रति लड़ने की इच्छा के लिए अक्टूबर में इटली के ग्रीस पर आक्रमण किया, लेकिन कुछ ही दिनों में अल्बानिया में वापस खदेड़ दिया गया, जहां एक गतिरोध उत्पन्न हो गया। इसके फौरन बाद अफ्रीका में राष्ट्रमंडल सेनाओं ने मिस्र और ऑपरेशन कंपरेटर पूर्वी अफ्रीका विरुद्ध आक्रमण शुरू किया। 1941 में शुरुआत में राष्ट्रमंडल द्वारा इतालवी सेनाओं का लीबिया में वापस ढकेले जाने के साथ चर्चिल ने यूनानियों के समर्थन के लिए अफ्रीका से सेनाओं की रवानगी के लिए आदेश दिया। इटली की नौसेना भी महत्वपूर्ण झटके ले टारंटो में वाहक हमले के द्वारा 3 इतालवी जंगी जहाजों को रॉयल नौसेना द्वारा निष्क्रिय कर दिया गया और केप मताब में अन्य युद्धपोतों को निष्क्रिय कर दिया गया। जर्मन में जल्द ही इटली की सहायता करने के लिए हस्तक्षेप किया। फरवरी में हिटलर ने जर्मनी सेनाओं को लीबिया के लिए भेजा और मार्च के अंत तक उन्होंने घटे हुए राष्ट्रमंडल बलों के खिलाफ आक्रमण शुरू किया। 1 महीने के अंदर राष्ट्रमंडल बलों के घिरे हुए तौबुक बंदरगाह के सिवाय वापस मिस्र को धकेल दिया गया। राष्ट्रमंडल के पहले मई में और फिर दोबारा जून में ध्रुवीय सेनाओं को हटाने का प्रयास किया, लेकिन दोनों ही मौके पर असफल रहा। अप्रैल की शुरुआत में जर्मनी ने उस प्रकार बंकलस को हस्तक्षेप किया। हालांकि इस समय दौरान मित्र राष्ट्रों के कुछ सफलताएं प्राप्त की। मध्य पूर्व में राष्ट्रमंडल बलों में इसके इराक के सत्ता पलट की चेष्टा को नाकाम किया, जिसकी विदेशी नियंत्रण सीरिया के भीतर ठिकानों में जर्मन विमान द्वारा समर्थन किया जा रहा था। फिर आजाद फ्रांस की सहायता से आगे इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सीरिया और लेबनान पर आक्रमण किया। अटलांटिका में ब्रिटिश ने जर्मन के प्रमुख बिस्मार्क जहाज में डुबोकर जनता के मनोबल को भारी मात्रा में बढ़ावा दिया।
शायद सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि रॉयल एयर फोर्स में लुफ्टवाफ और हमले का सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया और 11 मई 1947 को हिटलर ने ब्रिटेन के बमबारी अभियान को समाप्त कर दिया। एशिया में दोनों पक्षों द्वारा कई हमले के बावजूद 1940 तक चीन और जापान के बीच के युद्ध में गतिरोध उत्पन्न हो गया। उस वर्ष के अगस्त में चीनी कम्युनिस्टों ने सेंट्रल चीन में एक आक्रमण शुरू किया। प्रतिशोध में जापान के कम्युनिस्टों के लिए मानव और भौतिक संसाधनों को कम करने के लिए अधिकृत क्षेत्रों को कठोर उपायों को स्थापित किया। जनवरी 1941 में चीनी कम्युनिस्ट और राष्ट्रवादी ताकतों के बीच निरंतर चल रहा तनाव सशस्त्र झगड़ों में तब्दील हो गया। परिणाम स्वरूप प्रभावी रूप से उसका आपसी सहयोग समाप्त हो गया। यूरोप की एशिया की तुलनात्मक स्थिति के साथ जर्मनी, जापान और सोवियत संघ ने तैयारियां शुरू की। सोवियत संघ ने जर्मनी के साथ बढ़ते तनाव के साथ और दक्षिण पूर्व एशिया के संसाधन समृद्ध यूरोपीय अधिकृत क्षेत्रों पर कब्जे द्वारा यूरोपीय युद्ध को लाभ उठाने की जापान की योजनाओं के साथ अप्रैल 1941 में दोनों शक्तियों ने सोवियत जापान तटस्थता करार पर हस्ताक्षर किए। इसके विपरीत जर्मन सोवियत सीमा पर सेनाएं एकत्रित करते हुए सोवियत संघ पर एक हमले के लिए तैयारी कर रहे थे। 22 जून 1941 को जर्मनी ने अन्य यूरोपीय धुरी राष्ट्र सदस्यों और फिनलैंड के साथ मिलकर ऑपरेशन बारबोसा के तहत सोवियत संघ पर आक्रमण कर दिया। इस अकस्मात चढ़ाई के प्राथमिक लक्ष्य बाल्टिक क्षेत्र, मॉस्को को और यूक्रेन थे, जबकि श्वेत सागर को जोड़ने वाली ये रेखा निकट तक 1941 के अभियान को समाप्त कर इसका अंतिम लक्ष्य था। हिटलर के उद्देश्य थे सोवियत संघ को एक सैन्य शक्ति के रूप में समाप्त करना, साम्यवाद का विनाश, स्थानीय लोग से छीनकर एक स्थान का निर्माण करना, जर्मनी के बचे हुए शत्रुओं का विनाश करने के लिए सामरिक संसाधनों की उपलब्धियों के प्रति आश्वस्त होना और सी बातें थी जो कारण बनी द्वितीय विश्व युद्ध के। और इस तरह से हम देखते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद द्वितीय विश्व युद्ध की नींव वहीं से पड़ी और सभी देश अपने अपने सैन्य बल को, अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए, व्यापारिक व्यवस्थाओं को मजबूत करने के लिए एक दूसरे पर आक्रमण करते रहे, जिसका फलस्वरूप हुआ कि 1939 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। इससे संबंधित और भी बातें मैं आप लोगों से चर्चा करूंगा। आज के व्याख्यान के लिए इतना ही। धन्यवाद।